हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त मोहित आ चुका है। तो आज हम सीए इंटरमीडिएट मई 2025 अटेम्प्ट के लिए डायरेक्ट टैक्सेस का चैप्टर 1 चालू करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ी ग्रिप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूं डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है सीए फाइनल लेवल पे थोड़ा ब्रॉडर रेंज में आता है, सीए इंटरमीडिएट पे थोड़ा लेस रेंज में आता है। मतलब जो चीजें थोड़ी ब्रॉडर रेंज में होती चली जाती हैं, तो उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी और मतलब कुछ और टॉपिक्स एडिशनल और ऐड होते चले जाते हैं। और सीए इंटरमीडिएट में जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े लेस स्कोप पे रहते हैं और मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम रहता है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। तो अभी हम सीए इंटरमीडिएट लेवल पे बात करने वाले हैं, लेकिन सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के लिए जो बेसिक्स रहते हैं, बेसिक कंसेप्ट सबके लिए सेम होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ का हमें बेसिक्स पढ़ना है इस जगह पर। तो चाहे तो ये वाली वीडियो को आप सीए इंटर वाले हों या सीए फाइनल वाले हों, दोनों देख सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशली नहीं है कि केवल सीए इंटर के लिए। लेकिन आगे वाली जो आने वाली वीडियोस होंगी वो सीए इंटर के लिए ही ओरिएंटेड होंगी, तो सीए फाइनल वाले ना देखें। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट में जो बात करेंगे वो मीनिंग ऑफ टैक्स है, कि टैक्स है क्या आखिर। तो टैक्स के लिए हम ये बोलेंगे कंपलसरी एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है जनरल पब्लिक के ऊपर। तो एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज के लिए हम बोलें कि ये हमें कंपलसरी है, मतलब अगर आपने इनकम कमाई कमाई है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज करेगी। तो टैक्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, या तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इम्पैक्ट जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका इम्पैक्ट आपका बर्डन जो होता है वो शिफ्ट होता जाता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आपका इनकम टैक्स आ जाता है, ब्लैक मनी टैक्स आ जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल पे जीएसटी आ जाता है, कस्टम ड्यूटी आ जाता है। अब मैं डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स ही क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इससे आप समझिए थोड़ा, ये जैसे असेसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, तो असेसी इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, असेसी टैक्स पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इधर आपको दिख रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसी टैक्स को जो कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट असेसी, मतलब हम जनरल पब्लिक के ऊपर उसी टैक्स के पैसे को खर्च करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, चाहे कोई भी फैसिलिटी दे, सब्सिडीज दे, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट्स दे। इन सब चीजों में टैक्स को डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूमर के लिए ही इस्तेमाल करती है, तो इसलिए बोलते हैं ये डायरेक्ट टैक्स है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली असेसी के ऊपर आता है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है हमने असेसी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के अंदर। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट जो होता है वो डायरेक्टली टैक्स पेयर पे आता है। और बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी पास्ड, मतलब इसका बर्डन जो होता है वो पास नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि जीएसटी है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने जैसे अभी ऊपर एग्जांपल दिया ना कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि उसका बर्डन हम ट्रांसफर कर सकते हैं आगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई भी चीज को परचेज किया और आगे आप उस चीज को सेल कर रहे हो, तो जब आप परचेज करके आते हो तो आप जीएसटी पे करके आते हो। और जब आप उसको आगे सेल करोगे तो आप सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट कर लोगे। तो आपने सामने पे की और इधर आपने कलेक्ट कर ली। तो इसलिए जीएसटी का आपने बर्डन जो है आगे ट्रांसफर कर दिया एक तरीके से। जिसने अब आपसे पे खरीदी कोई चीज भी, तो उसके लिए वो एंड कंज्यूमर के लिए ही जीएसटी एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स है, वरना वो इनडायरेक्ट है सभी के लिए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप थोड़ा को मैं बता देता हूँ। जैसे हम जो असेसी टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो सीबीडीटी के पास जाता है। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके एक तरीके से बोला जाए तो ये माई बाप है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए यही गॉडफादर है, यही है जो सब चीजें इनकम टैक्स के लिए बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस जितनी भी होती हैं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है हायरार्की में। फिर इसके बाद में ऑफिसर्स आते हैं, जो एओ जो मैंने लिखा हुआ है, असेसिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो भी वो मैं आगे डिस्कस करता जाऊंगा, आपको और टेक्निकलिटीज पता चलती चली जाएंगी। एक बात है, इनकम टैक्स जो है अब पूरे इंडिया, होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। पहले क्या था, इनकम टैक्स जो है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हर जगह एप्लीकेबल था। लेकिन अब आगे से इनकम टैक्स पूरे होल ओवर इंडिया पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल है। तो अब आगे बात करते हैं कि इनकम टैक्स को किस तरीके से लेवी किया जाता है। तो सेवंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 गिव्स द पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बोथ टू इम्पोज टैक्सेस ऑन जनरल पब्लिक ऑन द इनकम अर्नड बाय देम। तो इसके अंदर एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और इसके अंदर एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं कॉन्करेंट बता देता हूँ। कॉन्करेंट में क्या है, दोनों को पावर दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है कि आप दोनों ही टैक्स टैक्स को कलेक्ट कीजिए।
जैसे कि यूनियन लिस्ट है, इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है यूनियन, तो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है पावर, और इसमें जो है स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है पावर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो एंट्री नंबर 82 में पावर दे रखी है कि आप सभी इनकम के ऊपर टैक्स आप कलेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसी स्पेसिफिक इनकम है जो आपको पावर दे, जो जिसको कलेक्ट करने की पावर, जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की पावर केवल स्टेट गवर्नमेंट को दी है, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन लिया गया कि आप ये वाली इनकम के ऊपर केवल केवल स्टेट गवर्नमेंट। अब क्यों? इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो हमारे बेसिक, मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि इनकम टैक्स कलेक्ट ना करे, ताकि क्या है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको प्रमोशन मिलता रहे और हमारा काम आराम से चलता रहे। तो इसलिए हर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो बेनिफिट देना चाहती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसलिए वो वाली पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, और उस पे मोर और लेस हर जगह कहीं पर भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात थी, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब हम जो सोर्सेस पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे सोर्सेस हैं पढ़ने के लिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नेक्स्ट ईयर से रूल्स बने थे इनकम टैक्स में, वो रूल्स के बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद में एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है जो कि फेब्रवरी के लास्ट वीक में आता है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। अभी करंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी हैं, वो हर साल आके फरवरी के अंदर आपका बजट, जिसको बोलते हैं ना, बजट प्रेजेंट करते हैं। तो वही होता है फाइनेंस एक्ट। अब क्या होता है, जिस साल में इलेक्शंस होते हैं, जैसे इस साल का ही केस है, इस साल में 2024 में इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस के केस में क्या होता है, दो बार बजट आता है। एक बार फेब में आता है जो यूजुअली हर साल होता है, और फिर एक इंटरिम बजट के बाद में एक फाइनल बजट भी आता है, जो अभी जैसे इस बार अगस्त में आया था। तो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सर्कुलर्स की। जैसे मैंने बताया ना, सीबीडीटी जो होता है वो माई बाप होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसी तरीके से सीबीडीटी सर्कुलर्स भी इशू करता है, लेकिन वो केवल और केवल डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, नॉट असेसी, मतलब असेसी के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में नोटिफिकेशन इशू करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, सीबीडीटी भी कर सकता है। फिर जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस का मतलब हो गया जो भी डिसीजंस कोर्ट लेता है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और एक बात मैं आपको अभी से क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है तो वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। उसके ऊपर अगर कोई भी अब क्वेश्चन नहीं उठा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस के अंदर बोल दिया कि इस केस का इस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए इस केस में, तो वो अब उसका रेफरेंस लेके कोई भी एसएससी आने वाले केसेस में उस केस का रेफरेंस लेके उस चीज को कर सकता है, और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। अब मैं डेफिनेशंस की बात करता हूँ, वेरियस डेफिनेशंस हैं इनकम टैक्स के। सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो पर्सन की है, कि टैक्स देने वाला आदमी कौन होना चाहिए, पर्सन कौन होना चाहिए। पर्सन कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, जैसे कि हम नेचुरल पर्सन है लाइक अस, मैन वुमेन कोई भी हो। एचयूएफ, एचयूएफ का मतलब हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक फैमिली बिजनेस होता है, हिंदू में चलता है। एचयूएफ एक फैमिली बना लेते हैं, उसमें बिजनेस करते हैं, जिसमें कर्ता होता है, मेंबर्स होते हैं, ये सब चीजें। फर्म, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, चाहे एलएलपी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी हो सकती है। कोई भी कंपनी, मे बी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनी कंपनी। एओपी, बीओआई, एओपी का मतलब हो गया एक तरीके से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी का एग्जांपल हो गया, जैसे कोई भी जॉइंट वेंचर खोल देते हैं, दो कंपनी, दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक जॉइंट वेंचर, एक कंपनी बना लेती हैं, कंपनी ना बोलेंगे, एओपी बना लेती हैं, जिसमें उनका एक मोटिव होता है कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसके लिए हमने एक जॉइंट वेंचर बना लिया है। बीओआई होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ सारे इंडिविजुअल्स का एक समूह, एक ग्रुप बन के एक ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो वो आपका बीओआई में आता है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब हो गया, जैसे हमारे लिए यहाँ पर नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी होती है, ये लोकल अथॉरिटी में आते हैं, इनको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। एजेपी होते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जैसे कि कोर्ट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई। अब इनका कोई रियल में एग्जिस्टेंस तो है नहीं, ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, क्योंकि ये भी तो इनकम कमाने, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो उसकी फीस लेती है। कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स भी तो अपनी एक हायरिंग की फीस लेते हैं या फिर हियरिंग की फीस लेते हैं, जैसा भी कहेंगे। असेसी, सेकंड डेफिनेशन। तो असेसी का मतलब है जो, जैसे मैंने सबसे ऊपर डिस्कस किया था ना, असेसी को टैक्स पे करना होता है, तो असेसी कौन होता है, एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले को केवल टैक्स पे करना है तो ही वो असेसी बनेगा, अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज हो चुकी है, गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी लगा दी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में, तो वो भी एसएससी बनाया जाएगा, चाहे वो डीम्ड एसएससी हो चाहे वो एसएससी इन डिफॉल्ट हो।
असेसियन डिफॉल्ट वो हो जाते हैं जैसे कि किसी के ऊपर कोई टैक्स बनना है, वो टैक्स ना पे करे और ना ही उसने कभी आज तक टैक्स पे किया है, तो वो असेसियन डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि उसने टैक्स पे नहीं किया, उसके ऊपर लाइबिलिटी बन नहीं है, फिर भी उसने टैक्स पे नहीं किया, तो वो असेसियन डिफॉल्ट हो जाता है। अब बात आता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये दोनों बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं इनकम टैक्स के अंदर, आपको पूरे आगे तक काम आते रहेंगे। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप टैक्स का पेमेंट करते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर से ही रिलेटेड है। फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ये भी असेसमेंट ईयर इसी तरीके से होता है, 12th मंथ का ही पीरियड होता है। पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है। अब मैं अगर कोई भी इनकम कमाऊंगा 2024-25 में, तो उसके नेक्स्ट ईयर में ही तो उसके ऊपर टैक्स जमा कराऊंगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने इस साल में कोई भी इनकम कमाई है तो 2025 के मार्च में ये वाली ईयर खत्म होगी, 31 मार्च 2025 को। तो जो भी मैंने मार्च तक इनकम कमाई है उसके ऊपर कैलकुलेट करके जितना भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, जो कि हो जाती है हमारी असेसमेंट ईयर, उसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब आती है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे थोड़ा। इनकम अर्निंग ईयर, जिस साल में आपने इनकम कमाई उस साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, कि इस साल में मैंने इनकम को कमाया है, जस्ट प्रीसीडिंग ए वाई का मतलब हो गया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाली ईयर को ही हम प्रीवियस ईयर कह देते हैं। अब जनरली वैसे तो ये ईयर जो होता है 12th मंथ का होता है, जैसे कि असेसमेंट ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बट इन केसेस ऑफ न्यू बिजनेस, जैसे अगर किसी ने मान के चलिए 1 अप्रैल को बिजनेस अपना नहीं चालू किया है, उसने जून में चालू कर दिया है, तो उसके लिए उसी साल उसी डेट से प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगी जिस डेट से उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब एक जनरल रूल कहता है इनकम टैक्स का एक जनरल रूल है कि जो भी प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में। द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर ओनली। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो अभी तक मैंने बताया उससे अलावा, क्योंकि ये जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एक्सेप्शंस क्या हैं जनरल रूल के लिए। तो एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जनरल रूल पहले तो हमें याद रखना चाहिए, जनरल रूल है कि आपने जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में। लेकिन इसका जनरल रूल ये कहता है कि कुछ केसेस हैं जहां पर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर ओनली, मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाई उसी साल में टैक्स दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एग्जेम्पशन हो जाती हैं। जैसे कि इसमें बोला है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। अब जैसे मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट में आपको थोड़ा वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। इंडिविजुअल जो भी या पर्सन जो भी होता है, पर्सन की डेफिनेशन में जितने भी लोग आए, इनका एक स्टेटस होता है, चाहे ये या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। रेसिडेंट मतलब हो गया जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का ही ओरिजिन का पर्सन है, तो वो रेसिडेंट हो जाता है इंडिया का। और नॉन रेसिडेंट मतलब कोई बाहर के ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया में आया किसी भी काम के लिए या घूमने के लिए, तो वो नॉन रेसिडेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं है रेसिडेंट से तो हम टैक्स पे कर लेंगे क्योंकि वो रेसिडेंट है, इंडिया में पैसे कमा रहा है। लेकिन एनआर है जो मतलब नॉन रेसिडेंट है, वो कभी आया घूमने के लिए किसी काम के लिए आया, तो इसलिए हम ऐसे उससे पैसे नहीं ले सकते हैं कि आप हमें टैक्स दीजिए, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, वो कहीं और रेसिडेंट होगा, वो वहां पर टैक्स पे कर रहा होगा। तो उसकी कुछ एग्जेम्पशन है। अब मैंने आपको वर्ड समझा दिए तो आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। तो इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस मतलब अगर वो एक मान के चलिए नॉन रेसिडेंट है, वो शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब शिपिंग बिजनेस का एक तरीके से कि मैं एक शिप में माल लेके आया इंडिया के अंदर और फिर वापस लेके जा रहा हूँ, मेरा शिपिंग का कार्गो का काम है। तो अब मैं नॉन रेसिडेंट हूँ पहली बात तो मेरा कोई इंडिया के अंदर अता पता तो है नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, मैं शिप से आया मान के चलिए और मेरे पास सामान था उस तरह से मैं ले आया। इधर से मेरे को बोला क्या है ना, ऐसे ऐसे मेरे को यूएस भेजना है, मैंने कि मैं यूएस जा रहा हूँ अपनी शिप लेके, खाली मेरे पास लोड करा दो, मैं भेज दूंगा वहां पर सामान। तो अब एक तरीके से ये हो गया इंडिया की नजरों में तो कि इंडिया से ही आपने पैसे कमाए हैं, क्योंकि इंडिया का ही सामान लेके जा रहे हो, इंडिया का ही सामान है, इंडिया के सामान को आप बाहर पहुंचा रहे हो, तो इंडिया का पैसा हो गया वो। अब वो सरकार बोलती है कि आप इसके ऊपर टैक्स जमा कराइए। अब एनआर को तो इंसान पकड़ नहीं सकता, इंडियन गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को तो पकड़ नहीं सकती है, तो इसलिए बोलती है कि आप अगले साल आए नहीं आए हमें नहीं पता, आपने जिस साल में इनकम कमाई, जिस साल में आप शिपिंग लेके जा रहे हो यहाँ से, उसी साल में आप टैक्स पे कीजिए। तो अगला है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब ऐसा तो नहीं है सामने वाला जो इंसान है वो भले इंडिया का हो लेकिन वो इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है, जैसे कहीं वो बाहर सेटल होना चाहता है, दुबई में, यूएस में, कहीं पर भी। तो या फिर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, 4-5 साल के लिए, फिर वापस लौट के आएगा, तो उसने जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है उसके ऊपर वो टैक्स दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अब गायब ही हो रहा है इंडिया से आने वाले सालों में। तो इसलिए उससे बोलते हैं कि आप जब भी यहाँ से जाओ तो आप टैक्स पे करके जाइए। अब इसके लिए लोगों के मन में एक नॉर्मल सा सवाल आता है, अब सरकार को कैसे पता चलेगा? जैसे मेरा मन हुआ जाने का, मैंने पिछले साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिया, मैं इस साल निकल लेता हूँ, इंडिया से बाहर दुबई चला जाता हूँ, मेरा टैक्स बच गया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको पासपोर्ट और वीजा ये वाली जो फॉर्मेलिटीज होती हैं
उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इशू जो सर्टिफिकेट करता है वो तभी केस में करता है जब आपके इनकम टैक्स ड्यूज सारे क्लियर होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं जिस दिन साल में आपने इनकम कमाई उस साल में क्लियर कर दीजिए, उस पर टैक्स जितने भी पेमेंट बनने, फिर आप इंडिया छोड़ के जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगला आता है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मतलब जैसे कोई बिजनेस है, मैं उस बिजनेस को इस साल में बंद कर दे रहा हूँ, अब अगली साल अगर वो बिजनेस ही नहीं है तो अब मैं उसके ऊपर टैक्स क्यों पे करूंगा। तो इसलिए बोलते हैं जिस साल में आपने बिजनेस बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, उसी साल में उसके ऊपर टैक्स पे कर दीजिए। इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स टू अवॉइड टैक्स। मतलब ऐसा तो नहीं है कोई सामने वाला पर्सन जो है अपने असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सके। तो ऐसे केसेस में भी हमें बोला गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला टैक्स को अवॉइड करना चाह रहा है तो इसलिए उससे बोल दीजिए जब भी आप असेट ट्रांसफर करो हाल के हाल उस पर जो आपकी इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स दो, अगले साल का वेट ना कीजिए, क्योंकि आपके इंटेंशंस कुछ इस तरीके से हैं कि आप अवॉइड करेंगे टैक्स को। फिर एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि मैंने बताया कोई ज्वाइंट वेंचर है, हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई, अब वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ही 6 महीने था, तो अब वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, तो मेरी जो एसोसिएशन मैंने ज्वाइंट वेंचर बनाया वो ज्वाइंट वेंचर ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जिस साल में आपने ज्वाइंट वेंचर बनाया, जिस साल में आपका पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो गया, उसी साल में आप टैक्स देके इसको खत्म कीजिए। अब फिर आता है चार्जिंग सेक्शन। अब जैसे मान के चलो हमने जो भी इनकम कमाई ऊपर या पर्सन हमने डिफाइन कर लिया, इनको टैक्स देना है और इनकी इनकम के ऊपर देना है। तो बोलते हैं कि ये चार्ज कौन करेगा, किस तरीके से चार्ज होगा। तो चार्जिंग सेक्शन जो सेक्शन 4 है इनकम टैक्स एक्ट का, तो हर साल फाइनेंस एक्ट में कुछ जनरल रेट्स आते हैं टैक्स के, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है, और इनकम टैक्स एक्ट में कुछ स्पेशल और कंसेशनल रेट लिखे जाते हैं जो स्पेशल इनकम और कंसेशनल इनकम के ऊपर आपके एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें पहले टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करना होता है, टोटल इनकम के ऊपर हमें टैक्स को कैलकुलेट करना होता है, उसके एक स्टेप्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्टेप्स टू कैलकुलेट टोटल इनकम, यहाँ पर हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जैसे बताया था डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। हमको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस कंफर्म करना होता है कि हम रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि रेसिडेंट केस में तो टैक्स बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स नहीं बनेगा। इसमें भी आगे कुछ एक्सेप्शन होती हैं नॉन रेसिडेंट में भी, तो वो हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया हम रेसिडेंट बनने हैं, फिर इसके बाद में हम ये देखेंगे हमारी इनकम कहाँ कहाँ से है, अंडर ईच हेड हमारी कहाँ कहाँ से इनकम है। कि हमको सैलरी से इनकम है, हम कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो हमें सैलरी से इनकम होगी, या फिर हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मेरी कोई हाउस है उसको मैंने रेंट पे दे रखा है तो वहां से मेरे को रेंटल की इनकम हो रही है, या फिर मेरा कोई बिजनेस है, या फिर मेरा कोई प्रोफेशन है। आप समझ रहे होंगे प्रोफेशन का मतलब हो सकता है कभी कभार किसी को नहीं समझ में आए। प्रोफेशन का मतलब ये होता है जैसे कि मेरा किसी भी सामान को बेचता नहीं हूँ लेकिन मैं सर्विसेज रेंडर करता हूँ। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये बिजनेस नहीं है। तो वो सर्विसेज सेक्टर के लिए प्रोफेशन बोला जाता है, डॉक्टर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, ये अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। इसी तरीके से कैपिटल गेन्स तब अराइज होते हैं जैसे कोई भी आप फिक्स असेट को या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप सेल आउट करते हो या शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो। जितने भी कैपिटल असेट हैं उसको ट्रांसफर करने पे अगर कोई आपको गेन्स होता है वो कैपिटल गेन्स में आता है। कैपिटल गेन्स एक अलग से चैप्टर है, तब उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी हेड दे रखे हैं ये सब एक चैप्टर का पार्ट है, इनके सबके ऊपर एक एक चैप्टर बना रखे हैं, तो उसको हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि इनकम को टोटल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर अदर सोर्सेज आता है, अदर सोर्सेज का मतलब जो कहीं पर भी क्लासीफाई नहीं हो पाए उसको अदर सोर्सेज में डाल दिया जाता है। वो एक तरीके से डस्टबिन कचरा है, इसके अंदर सारी इनकम जो कहीं पर क्लासीफाई नहीं हो पा रही, ना सैलरी में आ रही, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में, ना प्रोफेशन में, ना कैपिटल गेन्स में, उसको अदर सोर्सेज में डाल दिया जाता है। इन सारे इनकम का टोटल किया जाता है, यहाँ पे जितनी भी इनकम है इन सबका टोटल मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का केस आता है जैसे कि कोई माइनर है या फिर आपने किसी को प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर दी, अब उसके ऊपर आप है ना रेंटल्स कमा रहे हैं, रेंटल्स आप रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, लीगल राइट उसके पास है, लेकिन रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो आप ही की इनकम है एक तरीके से, इनडायरेक्टली आपने दिखाने के लिए वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी है। या फिर केस ये हो सकता है जैसे कि कोई माइनर होता है, तो माइनर के ऊपर तो पेन इशू नहीं होगा, तो माइनर तो टैक्स पे नहीं कर पाएगा, तो माइनर के केस में होता है उनके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी होते हैं उनके इनकम के अंदर वाली इनकम को भी क्लब कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, वो होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मान के चलिए मेरे पिछले साल बिजनेस में लॉस हुआ और इस साल मैं प्रॉफिट में हूं, तो मेरे पास जो कैरी फॉरवर्ड मतलब पिछले साल का जो लॉस है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं इस ईयर में, तो इसलिए मैंने ये लेस कर रखा है। हो सकता है इस साल ना हो, इस साल हमने प्रॉफिट है, और हो सकता है इस साल भी लॉस हो, पिछले साल भी लॉस है, तो वो ऐड होता चला जाता है, तो वो कम्युलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। जैसे पिछले साल 5 लाख का लॉस था, इस साल 3 लाख का हो गया, तो 8 लाख का टोटल लॉस हो जाता है।
ये इसके ऊपर भी एक सेपरेट चैप्टर है, उस पर हम डिपेंड बात करेंगे इकट्ठा एक तरीके से कि हम कितने साल तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है। फिर आती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ये टोटल इनकम नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से हम डिडक्शंस को लेस करते हैं, जो कि चैप्टर 6 से में बात की गई है। डिडक्शंस में हमारी जो भी होती है नेसेसरी, जैसे हमारे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कोई भी चीज अवेल करके कहीं डोनेशन दिया है, तो वो सारी हमें डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी टैक्सेबल इनकम कह लें, चाहे तो हम टोटल इनकम कह लें, वो हमारी कैलकुलेट हो जाती है। उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, तो उसका भी टैक्स पे करने के भी तरीके होते हैं। जैसे जनरल रेट की जो इनकम होती है, जैसे जनरल इनकम होती है, जैसे सैलरी कमाई आपने, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कमाया, तो उसके ऊपर जो जनरल रेट होता है जो कि फाइनेंस एक्ट में हर साल आता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। या फिर कंसेशनल रेट, जैसे कि अगर एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि इस इनकम के लिए ये वाला स्पेसिफिकली कंसेशनल रेट एप्लीकेबल है, आप इसके ऊपर आप इस रेट से टैक्स दे दीजिए। फिर आती है स्पेशल रेट इनकम। स्पेशल रेट इनकम कुछ इनकम होती है जैसे कि कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेन्स के लिए एक्ट में स्पेशली बोला जाता है कि इस वाली इनकम को, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, 112 ए उसका सेक्शन है, उसके अंदर अगर कोई भी इनकम होती है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड्स, तो उसको आप स्पेशल रेट से, जो कि 10% है, उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स देंगे। भले स्लैब रेट आपका अलग हो सकता है जो जनरल रेट है ऊपर, इसलिए बोला जनरल रेट की इनकम जनरल रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके ऊपर अलग टैक्स कैलकुलेट कीजिए। और जो स्पेशल इनकम है जैसे कैपिटल गेन्स है, तो उसके ऊपर स्पेशल इनकम रेट लगाइए और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, तो आपका ये टोटल टैक्स निकल के आएगा ये वाला। फिर इसके ऊपर आप सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है, जैसे कि कोई लिमिट होती है आपके ऊपर इनकम की, कि मेरी इनकम अगर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर निकल जाती है, उसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट किया जाता है। सरचार्ज जो है, आप हमेशा ध्यान रखिए, सरचार्ज जो है हमेशा और हमेशा टैक्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सरचार्ज को आप उसके ऊपर कैलकुलेट कर लें टोटल इनकम के ऊपर, ये टैक्स के ऊपर एडिशनल होता है। और फिर इसके बाद में HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, ये आपका फिक्स है, 4% आपको हमेशा चार्ज करना है टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट के ऊपर। इन दोनों के ऊपर कम्युलेटिव जो है आपका HEC 4% अलग से चार्ज किया जाता है। फिर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट हो जाती है। अगर आपका कहीं पे TDS या TCS या एडवांस टैक्स जमा है, यानी कि TDS का मतलब हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मान के चलिए मेरे को कहीं से सैलरी मिली, वहां पर मेरा TDS डिडक्ट हो चुका था पहले ही, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा TDS डिडक्ट करके ही मेरे को पेमेंट किया था, तो उसका मेरे को यहाँ पे क्रेडिट लेस हो जाएगा, या फिर मैंने ही एडवांस में कहीं टैक्स जमा करा दिया था, तो वो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं। और फिर हमारा नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल, अगर मान के चलो मेरा TDS ज्यादा कटा हुआ या मैंने एडवांस में टैक्स ज्यादा जमा करा दिया, और मेरे पास जो इनकम अभी टैक्स लाइबिलिटी बननी है वो कम बननी है, तो मेरा रिफंड भी हो सकता है। हमेशा जरूरी नहीं है मेरा टैक्स ही बने, मेरा रिफंड भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करी है। अभी आगे वाली वीडियो में हम कंसेशनल रेट्स, स्पेशल रेट्स, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, इन चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो कंसेशनल स्कीम है 115 BAC, BAD, BAE, इनके ऊपर भी आगे और डिस्कशन करेंगे। तो आने वाली वीडियो में और भी ज्यादा कंटेंट होने वाला है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है सर, नमस्कार।